Good morning, everyone. My name is Yasmin Gill, and today we'll be covering the important topics from The Hindu and Indian Express. आज के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, फर्स्ट आपका GS3 का टॉपिक है रेलेवेंट फॉर प्रीलिम्स. दिस इज रिलेटेड टू टू इंडिसेस जो आपके मंथली ही आते रहते हैं न्यूज में, सो एक बार इसको कवर कर लेते हैं. देन रिसेंटली आप सब ने यू मस्ट हैव एनकाउंटर्ड दिस इमरजेंसी मैसेजिंग सिस्टम, फोन्स बीप हुए थे राइट हमारे, तो उसको समझ लेते हैं. हाउ डिड इट हैपन? Important step taken by government with respect to disaster management. Violation of model code of conduct. We will talk about an example of artificial intelligence use in education. How is it beneficial और कैसे beneficial नहीं है, इसके ऊपर एक editorial आया था, तो उसको डिस्कस कर लेंगे. मिसाइल्स एंड रॉकेट्स. नाउ ना आप ऑफन टाइम्स यू विल कम अक्रॉस कि अच्छा इंडिया ने ये मिसाइल लॉन्च कर दी, ये रॉकेट लॉन्च कर दिया. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सबसे पहले तो मिसाइल्स और रॉकेट्स में डिफरेंस क्या है, ठीक है, एंड कहां से हम लॉन्चिंग करते हैं, क्यों वहां से ही लॉन्चिंग करते हैं. सो दैट विल बी टेकिंग अप. देन कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म हैज बीन इन न्यूज, इसको कवर कर लेंगे. प्लस आज के न्यूज़पेपर में था न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स की सुपरविजन किसके हाथ में होगी. वी हैव बीन ट्राइंग टू चेंज दैट. विल इट बी इन द हैंड्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और विल इट बी इन द हैंड्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर. फाइनली फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, इसके रिगार्डिंग एक छोटी सी क्लिपिंग थी. इसमें क्या इश्यूज हैं, सुप्रीम कोर्ट की क्या जजमेंट है, तो ये प्राइमरीली इश्यूज हैं. इसके अलावा दो छोटी कटिंग्स और हैं दैट विल कवर. सो लेट अस बिगिन. वॉर इंपैक्ट्स अप्रैल मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स. सो जब भी आप इकोनॉमिक सेक्शन कवर कर रहे हो न्यूज में, सो ऑफन गो फॉर कि क्या इंडेक्सेस हैं. एंड प्लस इकोनॉमिक्स में ना एक और चीज इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू स्टडी कॉज एंड इफेक्ट. अच्छा अगर ये चीज हुई तो एज अ रिजल्ट इसका रुपीज पे क्या इंपैक्ट पड़ा, इन्फ्लेशन पे क्या इंपैक्ट पड़ा, डिमांड पे क्या इंपैक्ट पड़ा, ठीक है. तो इकोनॉमिक्स को इस तरह से स्टडी करना इंपॉर्टेंट है. अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल डिस्कस PMI और परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स. So PMI एक monthly index and who conducts this? It is conducted by a rating agency known as S&P. ब्रॉडली ना अगर आप ग्लोबली देखोगे कुछ 3 रेटिंग एजेंसीज काफी इंपॉर्टेंट है, न्यूज में रहती हैं. वन ऑफ देम इज S&P यानी कि स्टैंडर्ड्स एंड पुअर. तो ये रेटिंग्स देती है एंड यही ये सर्वे भी कंडक्ट करती है विच इज PMI और परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स. परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स दो टाइप्स का है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी कवर करता है एंड सर्विसेज सेक्टर को भी कवर करता है, ठीक है. तो व्हाट इट डज इज, यहां से हमें पता क्या चलता है, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ दिस इंडेक्स, हमें पता चलता है हाउ इज आवर इकोनॉमी परफॉर्मिंग. अगर PMI की वैल्यू 50 से ऊपर है दैट मींस वी आर मूविंग टूवर्ड्स इकोनॉमिक एक्सपेंशन. अगर PMI की वैल्यू 50 से कम है दैट मींस वी आर मूविंग टूवर्ड्स कंट्रैक्शन. तो इकोनॉमी ग्रो कर रही है या कंट्रैक्ट कर रही है, ये भी हमें PMI से पता चलता है, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट PMI का जो मेन फोकस है, अब ना काफी बार फॉर एग्जांपल हम कैसे अंदाजा लगाते हैं कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है कि नहीं. फॉर एग्जांपल जब फेस्टिवल सीजन आता है, खास करके दिवाली, वी चेक की कार की कितनी सेल्स हो रही है राइट, टू व्हीलर व्हीकल्स की कितनी सेल हो रही है. इससे वी गेट टू नो अबाउट द डिमांड. कुछ साल ऐसे होते हैं फॉर एग्जांपल लेट अस से कि उस साल मॉनसून में फ्लड्स आ गए तो दिवाली में डिमांड कम हो गई. तो इस तरह से वी कीप ऑन चेकिंग वेरियस फैक्टर्स. इसी तरह से जो PMI है इसका मेन फोकस रहता है इनपुट स्टेज के फैक्टर्स को चेक करना. फॉर एग्जांपल PMI के 5 मेन इंडिकेटर्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल नए ऑर्डर्स कितने हैं, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट को लेके या सर्विस को लेके नए ऑर्डर्स कितने हैं, दिस अकाउंट्स फॉर 30% ऑफ द PMI. आउटपुट कितना है 25%. एम्प्लॉयमेंट कितनी जनरेट हुई है 20%. सप्लायर्स कितना टाइम लगा रहे हैं डिलीवरी करने में. यहां से क्या पता चलेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसा है इंडिया में, ठीक है. तो ईज ऑफ बिजनेस की भी एक रिपोर्ट आती थी. सो फॉर एग्जांपल आपको पता होगा विद रिस्पेक्ट टू इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टैक्स है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और नोन एज GST में हम क्या लेके आए थे, ई-वे बिल. ई-वे बिल क्या करता है, आपका जो भी ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, जब भी एक जगह से गुड्स दूसरी जगह जा रहे हैं तो ई-वे बिल वो जो ट्रांसपोर्टेशन को लेके टाइमिंग है उसको काफी
फास्टन कर देगा, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड बिल, ठीक है। तो जो सप्लायर का डिलीवरी टाइम है वहां से भी हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पता चलती है एंड इकोनॉमी कैसे चलेगी आगे वो भी पता चलता है। तो दिस अकाउंट्स फॉर 15%। लास्ट, स्टॉक ऑफ आइटम्स परचेज्ड, कितने आइटम्स परचेज हुए हैं, दैट अकाउंट्स फॉर 10%, ठीक है। सो आपको क्या है, कभी कभार ना, फॉर एग्जांपल एक और इंडेक्स है जिसको हमने कुछ वीडियोस पहले डिस्कस किया था, दैट इज 8 कोर इंडस्ट्रीज। इंडिया में जो हमारी इकोनॉमिक आउटपुट है उसकी 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं, तो इसके बेस पे हम निकालते हैं कि इंडिया में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैसी हो रही है, ठीक है। इसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि इंडस्ट्रीज का एग्जाम आपका उसमें डाल दिया, ऑप्शंस में डाल दिया, एंड दे आस्क्ड कि इसमें से कौन सा 8 कोर इंडस्ट्रीज का पार्ट नहीं है। सो ये जो कंपोनेंट्स है ना, यू मस्ट हैव एन आइडिया कि अच्छा पीएमआई है तो इसके ये कंपोनेंट्स है, अगर पीएमआई है तो ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए और सर्विस सेक्टर के लिए एप्लीकेबल है। एंड हु कंडक्ट्स इट, एसएनपी ग्लोबल, इट इज अ मंथली इंडेक्स। इसी तरह से एक और इंडेक्स है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ऑल्सो नोन एज आईआईपी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये भी मंथली इंडेक्स है। who gives this index or who publishes this? CSO, Center for Statistical Organization, under Ministry of Statistics and Program Implementation. तो ये एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसके अंडर एक डिपार्टमेंट है सेंटर स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, वो इस इंडेक्स को प्रोड्यूस करता है। हर इंडेक्स का ना यूजुअली एक बेस ईयर होता है, उस बेस ईयर के विद रिस्पेक्ट हम आज की डेट पे कंपेयर करते हैं कि ओके आज 2026 है, आज की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को कंपेयर करो विद द बेस ईयर ऑफ 2011 और 12, ठीक है। वहां से वी विल कम टू नो हाउ आवर इकोनॉमी इज परफॉर्मिंग। अगर आप आईआईपी की बात करोगे, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसके सिर्फ 3 मेन इसके सब कैटेगरीज हैं। मैन्युफैक्चरिंग 77%, माइनिंग 14% और इलेक्ट्रिसिटी 7.9%। तो मेजरली इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन नेचुरली किसको ट्रैक करेगा, मैन्युफैक्चरिंग को, है ना। तो प्रोडक्शन जो है इसमें आपका मेन जो कंपोनेंट है वो मैन्युफैक्चरिंग का है 77%। एंड ये मेनली आपका आउटपुट ओरिएंटेड है। जैसे जो पीएमआई था वो इनपुट ओरिएंटेड था, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि सप्लायर ने गुड्स भेजने में कितना टाइम लगा दिया, तो वो इनपुट ओरिएंटेड था। लेकिन ये जो आईआईपी है ये आपका आउटपुट ओरिएंटेड है। नेक्स्ट चलते हैं, इमरजेंसी मैसेजिंग सिस्टम। सो आपका जो GS3 का टॉपिक है इसमें एक सब हेडिंग है डिजास्टर मैनेजमेंट। बिकॉज इट इज अ न्यू स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट और इंपॉर्टेंट स्टेप भी है, आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि ये वर्क कैसे करता है, प्लस आप इसको एज अ एग्जाम्पल भी यूज कर सकते हो, व्हाट हैव बीन द रीसेंट स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट। देखो यूजुअली क्या होता है, यूजुअली हमारे पास SMS अपडेट्स आती है ना, आपके पास भी फोन में आती होंगी कि अच्छा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, IMD ने लेटेस्ट से कि ऑरेंज अलर्ट इशू कर दिया इस पर्टिकुलर एरिया में, या येलो अलर्ट इशू कर दिया, डिपेंडिंग अपॉन कि मॉनसून का स्टेटस उस एरिया में किस तरह से प्रिडिक्टेड है। अगर फ्लड्स का थ्रेट है तो डिफरेंट कलर कोडेड इंडेक्स आपके पास आएगा, ठीक है। तो जो डिजास्टर मैनेजमेंट है इसको लेके अब यूजुअली क्या होता है कि SMS वी टेंड टू इग्नोर दिस, ठीक है। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, इट यूज्ड अ सिस्टम नोन एज सेल ब्रॉडकास्ट मैसेजिंग। सेल ब्रॉडकास्ट मैसेजिंग में क्या होता है, लेटेस्ट से आपका टावर है इस एरिया में, इसकी कोई रेंज होगी, इस ज्योग्राफिकल रेंज में जितने भी सेल फोन्स अवेलेबल हैं उनके पास एक बीपिंग एंड वाइब्रेटिंग मैसेज जाएगा विद रिस्पेक्ट टू कि अच्छा दिस डिजास्टर इज गोइंग टू अकर, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज सेल मैसेजिंग सिस्टम या सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम। शॉर्ट मैसेजेस होते हैं जनरली ये, प्लस द पर्सन और द टावर के पास ये नहीं होता कि टावर डज नॉट हैव दिस इंफॉर्मेशन कि मैसेजेस किसको किसको गए, बट बस वो ज्योग्राफिकल एरिया में जितने भी सेल फोन अटैच्ड होते हैं उन सबके पास ये मैसेजेस चले जाएंगे। प्लस ये प्रायोरिटी बेसिस पे जाते हैं, सो डैट अगर नेटवर्क में कोई कंजेशन है तो उस कंजेशन को ये ओवरराइड कर दें। एंड इट इज नॉट जस्ट फॉलोड इन इंडिया, ये एक इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस है, 30+ कंट्रीज में होती है, और जो यूरोपियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट है उसने इसको डेवलप किया था, ठीक है। प्लस इवन लोकल लैंग्वेजेस में भी एडवाइजरीज अवेलेबल होती है, ठीक है। एट द सेम टाइम
इसमें कोई पर्सनल डाटा नहीं कलेक्ट करते, प्लस ना ही इसको कोई ऐप की रिक्वायरमेंट है। तो इंपॉर्टेंट स्टेप विद रिगार्ड टू GS3 डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, सिमिलरली ना जैसे हम यहाँ पे लोकल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, जब हम डिजिटल इंडिया की भी बात करते हैं, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट स्प्रेडिंग डिजिटल लिटरेसी, उसका भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि जो हमारे पास ऑनलाइन अवेलेबल इंफॉर्मेशन है वो आपकी यूजर लैंग्वेजेस में, रीजनल लैंग्वेजेस में अवेलेबल हो। ठीक है, सिमिलरली जब हम लोगों को पॉलिटिकल राइट्स के लिए अवेयर करते हैं, तो लास्ट ईयर क्या हुआ, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक ट्राइबल लैंग्वेज संथली में ट्रांसलेट किया गया, सो दैट इवन दे कम टू नो अबाउट देयर पॉलिटिकल राइट्स। ठीक है, सिमिलरली तो जब भी आप ऐसे बात करोगे ना कि हमें सिटीजन गवर्नमेंट का कनेक्ट बढ़ाना है, जो कि आपका गवर्नेंस का एक टॉपिक भी है, टॉक अबाउट द फैक्ट कि हमें रीजनल लैंग्वेजेस को भी प्रमोट करना है। ठीक है, नेक्स्ट, नाउ वी ऑल न्यू कि रिसेंटली इलेक्शंस हुए हैं, राइट? अब तो रिजल्ट भी आ गया। सो इस इलेक्शन से पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, इन्होंने एक ब्रॉडकास्ट सेंड किया यूजिंग दूरदर्शन। ठीक है, दूरदर्शन टीवी के थ्रू एक ब्रॉडकास्ट सेंड किया। एंड यू मस्ट बी अवेयर कि रिसेंटली वुमेन्स रिजर्वेशन बिल भी पास नहीं हुआ है। इस ब्रॉडकास्ट में प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला? प्राइम मिनिस्टर सेड कि अच्छा, जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैक्ट कि ये बिल पास नहीं हो पाया, देयरफॉर यू मस्ट टेक इनटू अकाउंट कि उनका क्या स्टैंड रहा है इस इशू को लेके। अब इंडिया में जो बॉडी इलेक्शंस को मॉनिटर करती है कि इलेक्शंस कैसे हो रहे हैं, दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कोड इशू करता है विच इज नोन एज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आपने अपने आप को कैसे कंडक्ट करना है, कब? सी, जब भी कोई इलेक्शन हो रहा है, जैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस इलेक्शन का स्केड्यूल अनाउंस करेगा, से लेके जब तक उस इलेक्शन के रिजल्ट्स नहीं आ जाते, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज एप्लीकेबल। वाई इज दिस डन सो? सो दैट उतने टाइम पीरियड में जो इलेक्टोरेट है, जिन्होंने वोटिंग डालने जाना है, वो गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी से इन्फ्लुएंस ना हो। ठीक है, तो इस पीरियड में जब से इलेक्शन अनाउंस हुआ है से लेके रिजल्ट तक, नो न्यू स्कीम, नो न्यू पॉलिसी कैन बी अनाउंस्ड। जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज है दैट कैन बी कंटिन्यूड, बट आप एक नई स्कीम अनाउंस नहीं कर सकते। ठीक है, ये इसीलिए है ताकि वोटर्स इमीडिएटली इन्फ्लुएंस ना हो जाए। ठीक है, तो अब सम पीपल आर क्रिटिसाइजिंग, और ये एक पिटिशन डाली गई है कि जी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इस पर्टिकुलर जो ब्रॉडकास्ट हुआ है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हैज बीन वायलेटेड। व्हाई? बिकॉज ऐसा बोला जा रहा है दैट विमेन एज अ वोट बैंक, इनको अपीज करने की कोशिश की गई है कि अच्छा विमेन वोटर्स देखो, आपका जो रिजर्वेशन का बिल था इन ऑपोजिशन पार्टीज ने तो नहीं पास किया। सो इट इज सेड कि वुमेन एज अ वोट बैंक को अपीज करने की कोशिश की गई है, बट नो डिसीजन हैज बीन टेकन बाय ECI विद रिस्पेक्ट टू इट। ठीक है, तो इसको थोड़ा और समझ लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 324, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में बोला कि आर्टिकल 324 जो है, इट इज अ रेजर्वॉयर ऑफ पावर, कि एक पावर का रेजर्वॉयर है। व्हाट इज आर्टिकल 324? आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर देता है टू कंडक्ट एंड ओवरसी इलेक्शंस इन द कंट्री। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन से इलेक्शंस कंडक्ट करता है? इट ओवरसीज पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के भी इलेक्शंस को ओवरसी करता है। आर्टिकल 324 के अकॉर्डिंग अगर कोई लेजिस्लेटिव गैप है, दैट मीन्स कि अगर पार्लियामेंट ने या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने कोई एक्शन नहीं लिया हुआ विद रिस्पेक्ट टू अ सर्टेन इशू, देन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज द पावर टू कम अप विद इट्स ओन गाइडलाइंस। तो ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, ये इनिशियली शुरुआत से नहीं था। 1960 में केरला स्टेट केम अप विद द आइडिया ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इलेक्शंस। लेटर ऑन इलेक्शन कमीशन में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिसर हुए थे, TN शेषन।
टीएन शेषन ने काफी ज्यादा रिफॉर्म्स भी किए थे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इलेक्टोरल रोल्स को काफी सही तरीके से मैनेज करना, तो ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट इन हिज अप्रोच. हिज नेम इज वेरी मच, मतलब उनका काफी फेमस नेम है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन कंडक्ट इन इंडिया. इनके टाइम पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बहुत स्ट्रिक्टली लागू हुआ था, ठीक है. तो एक तो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो कि लेजिस्लेचर्स का, नॉट, वी विल नॉट यूज द वर्ड लेजिस्लेचर, हम बोलेंगे कि जो कैंडिडेट्स हैं उनके कंडक्ट को ये मॉनिटर करते हैं. इसके अलावा आपके GS2 में सेपरेटली मेंस में एक टॉपिक है रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल्स एक्ट प्लस इसके फीचर्स. बिफोर वी मूव फॉरवर्ड मैं ना एक क्वेश्चन दिखाती हूं आपको. ये यूपीएससी मेंस के 3 PYQs हैं. ऑन व्हाट ग्राउंड्स अ पर्सन्स रिप्रेजेंटेटिव कैन बी डिस्क्वालिफाइड अंडर रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल्स एक्ट 1951. कि जी ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन क्या है आरपीए के अंडर, ठीक है. तो एक्ट की प्रोविजंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है. नेक्स्ट, देयर इज अ नीड फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पीपल फाउंड गिल्टी ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस. कि आरपीए के अंडर जो करप्ट प्रैक्टिसेस के अंडर गिल्टी पाया जाता है उसकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो सिंप्लीफाई कर देनी चाहिए, ठीक है. तो 2 क्वेश्चन डायरेक्टली आरपीए के ऊपर एक्ट की प्रोविजंस के ऊपर आए हुए हैं. लास्ट, डिस्कस द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन द लाइट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. कि जी एमसीसी को ध्यान में रखते हुए इलेक्शन कमीशन का रोल बताओ कि व्हाट इज द इवॉल्विंग रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है. तो यहां पे हम बात कर सकते हैं कि जी जहां पे लेजिस्लेचर प्रॉपरली नहीं आ पाता वहां पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने की कोशिश करते हैं, ठीक है. अब आ जाते हैं रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल्स एक्ट पे. इस पर्टिकुलर इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड में आरपीए के 2 सेक्शंस के बारे में बात की गई है. वन इज सेक्शन 123(3). इस सेक्शन के अकॉर्डिंग एनी कैंडिडेट जो इलेक्शन की कैंपेनिंग कर रहा है कैन नॉट गार्नर वोट बेस्ड ऑन सर्टेन आइडेंटिटीज, फॉर एग्जाम्पल रेस, फॉर एग्जाम्पल कास्ट, फॉर एग्जाम्पल रिलीजन. तो आप वोट बैंक पॉलिटिक्स को नहीं प्ले कर सकते अपनी कैंपेनिंग के दौरान. दिस इज एज पर सेक्शन 123 क्लॉज 3. तो अब जो ये वुमेन वाला इशू आया है कि अच्छा वुमेन वोटर्स को अपीज करने की कोशिश की जा रही है, तो इस सेक्शन को यूज किया जाएगा, ठीक है. सिमिलरली एक सेक्शन है सेक्शन 123 क्लॉज 7. नाउ इट इज सेड कि दूरदर्शन क्या है. दूरदर्शन एक आपका गवर्नमेंट का एक न्यूज चैनल है, राइट. सो अब गवर्नमेंट फंडेड, अगर पब्लिक के टैक्स से फंडेड मीडिया प्लेटफॉर्म पे, इवन सांसद टीवी हो गया है ना, जो कि लोकसभा एंड राज्यसभा टीवी के कंबाइन होने से बना था, तो उस पे भी ये इशू किया गया. तो ऐसे मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो कि पब्लिकली फंडेड है कैन नॉट बी यूज्ड फॉर पार्टिसन पॉलिटिक्स, ठीक है. कि आप एक पर्टिकुलर पार्टी को फेवर करते हुए या इवन पॉलिटिकल पार्टीज को की बात करते हुए आप पब्लिकली फंडेड मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे नहीं कर सकते, ठीक है. एक ये चीज है. दूसरा, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं कैन नॉट बी यूज्ड टू कंट्रीब्यूट इन एनी पॉसिबल मैनर टू राइटिंग ऑफ एनी सच स्पीच, ठीक है. तो सेक्शन 123(7) के तहत ये है कि आप गवर्नमेंट मशीनरी को नहीं यूज कर सकते फॉर प्रमोटिंग अ पर्टिकुलर पार्टीज पॉलिटिकल इंटरेस्ट, ठीक है. तो ये सारे सेक्शंस जो है इस पर्टिकुलर डिबेट में इंक्लूडेड है, बट दिस इशू हैज नॉट येट बीन डिसाइडेड अपॉन. दिस इज जस्ट अभी न्यूज पे है और आज के एक्सप्लेन्ड सेक्शन में था, ठीक है. आगे चलते हैं. नाउ वी कम टू यूसेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अब हमें पता है विद रिस्पेक्ट टू रीसेंट डेवलपमेंट्स है ना, जेनरेटिव एआई काफी ज्यादा अब तो प्रेवलेंट हो गया है. फॉर एग्जाम्पल चैट जीपीटी, राइट. सो व्हाट इज चैट जीपीटी? बेसिकली इट इज अ लैंग्वेज मॉडल. इनको लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बोलते हैं. लैंग्वेज मॉडल का क्या मतलब है?
चैट जीपीटी हैज द एबिलिटी कि अच्छा चैट जीपीटी को बोलो कंपोज अ पोएम ऑन दिस टॉपिक, इट विल कंपोज अ पोएम. कंपोज ऑन एसे ऑन लेट अस से डेमोक्रेसी इन इंडिया, इट विल कंपोज एन एसे. तो ये चैट जीपीटी ने कैसा सीखा? इसको ट्रेन किया गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बाय लेट अस से रीडिंग मेनी टेक्स्ट्स, रीडिंग मेनी आर्टिकल्स, रीडिंग मेनी न्यूज आइटम्स. हेंस उन सब से उसके जो नेटवर्क्स हैं वो इस तरह से बन गए कि नाउ इट कैन रिप्रोड्यूस स्टफ. ठीक है. सो जो जनरेटिव एआई है, इज इट मेकिंग एजुकेशन इजियर और इज इट एडिंग ऑन टू स्ट्रेस? ये इस पर्टिकुलर आर्टिकल का डोमेन है. ठीक है. तो ना ये आर्टिकल बोलता है कि चलो अब जो इसको हम डिस्कस ही कर लेते हैं, पहले इश्यूज पे आ जाते हैं. सबसे पहले ना ये आर्टिकल बोलता है, फॉर एग्जाम्पल कुछ दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस में एक न्यूज आई थी कि जोधपुर में नियरली थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स के जो पेपर्स हैं, जो हमारे एग्जाम्स होते हैं, दे आर बीइंग इवैल्यूएटेड यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. जोधपुर में एक बहुत फेमस आपके आईएएस हैं गौरव अग्रवाल. सो उनका 2013 में रैंक 1 आया था. सो ही इज द वन जिन्होंने ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया. अब इसमें क्या हो रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके बच्चों के पेपर चेक हो रहे हैं. देयर आर प्रोज एंड कॉन्स टू इट. वो कैसे? सी इसमें अगर आप देखोगे ना, व्हाट आई थिंक इज कि अगर आप ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करोगे, लेट अस से कि आपको एमसीक्यूज दिए गए हैं ना, उस पे अगर आप एआई का यूज करोगे वो तो फायदेमंद है. यू कैन मेक आउट कि अच्छा द चाइल्ड इज डूइंग वेल लेट अस से इन हिस्ट्री, नॉट डूइंग वेल इन लॉजिकल एनालिसिस, डूइंग वेल इन रीडिंग एबिलिटी, नॉट डूइंग वेल इन फिजिक्स और केमिस्ट्री. ठीक है. तो टॉपिक वाइज सेक्टोरल एनालिसिस हो जाता है, क्योंकि बड़ा सीधा सीधा फॉर्मूला है कि अच्छा ये फिजिक्स के सवाल थे, ये केमिस्ट्री के सवाल थे एंड सो ऑन. बट जहां पे आप बात करते हो सब्जेक्टिव पेपर्स की, जैसे यूपीएससी का मेंस का पेपर है ना, तो अब यहां पे क्या हो रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एट सम टाइम्स पिकिंग अप ऑन वेरी माइनर एरर्स, कि छोटी सी लेटर से ग्रामेटिकल एरर है या स्पेलिंग एरर है तो वो भी पिक हो रही है. ऑन द कंट्रारी अगर यही पेपर एक ह्यूमन चेक करता, तो लेटर से कि टीचर बैठा है, अब टीचर को पता है कि एग्जाम की क्या रिक्वायरमेंट है ना, कि अच्छा XYZ एग्जाम है, इसमें शायद इतना ज्यादा ग्रामेटिकल एरर्स को नहीं देखा जाता, सो टीचर उस अकॉर्डिंग चेक करता है. बट दिस डज नॉट हैपन व्हेन एआई इज यूज्ड फॉर चेकिंग. तो ये एक ड्रॉबैक है. ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं, एआई ड्रिवन बेंचमार्किंग कर रहे हैं, एआई ड्रिवन चेकिंग कर रहे हैं. तो जो माइनर एरर्स हैं दे आर आल्सो बीइंग पिक्ड अप. बट अगर ह्यूमन बीइंग करता तो इवैल्यूएशन इस तरीके से होती कि अच्छा दिस इज द डिमांड ऑफ द एग्जाम, हेंस दिस इज माय इवैल्यूएशन क्राइटेरिया. ठीक है. नेक्स्ट, एक कांस्टेंट कंपटीशन है. देयर इज अ फियर ऑफ मिसिंग आउट. हम बोलते हैं ना जेन जी लैंग्वेज में फोमो. व्हाट इज फोमो? फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि अदर पीपल आर यूजिंग इट, दे माइट गो अहेड इन देयर एग्जाम रिजल्ट्स, तो मुझे भी यूज करना है. तो एक पीयर कंपैरिजन है. ठीक है. इसके अलावा देयर इज मोर फोकस ऑन स्पीड. सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो चैटबॉट्स हैं, हाउ आर दे वर्किंग? दे वर्क बेस्ड ऑन प्रॉम्प्ट्स. आप क्वेश्चन को इवन नॉट जस्ट आर्टिफिशियल, अगर आप इवन गूगल पे भी सर्च करोगे ना, द वे यू यूज योर सर्च आइडियाज, कि आप कैसे सर्च इनपुट देते हो, उस पे भी सर्चेस डिपेंड करते हैं, है ना. तो देयर इज अ टाइप फॉर इट कि ठीक है अच्छा इस तरीके से अगर मैंने सर्च इनपुट किया अकॉर्डिंगली रिजल्ट आएगा. सिमिलरली एआई में आप क्वेश्चन किस तरह से पुट करते हो, व्हाट इज द प्रॉम्प्ट यू आर यूजिंग, विल हेल्प इन गेटिंग द रिक्वायर्ड रिजल्ट. इससे क्या हो गया है, पहले क्या होता था, इवन इफ यू लुक, अगर आप खुद भी सोचोगे ना इस चीज को, फॉर एग्जाम्पल लेटर से कि एआई अवेलेबल नहीं है, नॉट इवन गूगल इज अवेलेबल, तो पहले क्या है कि लेटर से कि यू हैव अ पर्टिकुलर क्वेश्चन या आपका कोई डाउट है, अब आप एक बुक उठाओगे, फिर लेटर से क्या अच्छा उसमें नहीं मिला, कुछ दूसरी बुक उठा ली. तो सारे प्रोसेस में क्या हो रहा है, फर्स्ट योर रीडिंग हैबिट इज बीइंग कल्टिवेटेड. ठीक है. दूसरा, यू आर नॉट जस्ट फोकस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, आप जब बुक उठा रहे हो 10 और चीजें पढ़ रहे हो. ठीक है. ये एआई के साथ नहीं हो रहा. नाउ इट हैज बिकम वेरी डायरेक्ट, वेरी फोकस्ड इंटरवेंशन, कि मुझे ये क्वेश्चन पूछना था, स्पीड पे फोकस है, मुझे कल असाइनमेंट सबमिट करनी है, ये आंसर आ गया है, कॉपीड इट, आई हैव पेस्टेड इट. ठीक है. तो दिस इज द इशू विद रिस्पेक्ट टू एआई. प्लस हमारी डिपेंडेंस बहुत ज्यादा हो गई है. ठीक है. वी हैव द कॉन्फिडेंस हैज शिफ्टेड फ्रॉम सेल्फ
टू सिस्टम. नाउ आई एम मोर डिपेंडेंट ऑन हाउ कि अच्छा ठीक है, अब मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मुझे प्रोजेक्ट सबमिट करना है. व्हाई? बिकॉज आई हैव एआई. तो मेरा कॉन्फिडेंस मुझसे उठ के किस पे हो गया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे. ठीक है, सो दिस इज अनदर थिंग. अगली जो इंपॉर्टेंट इशू है विच इज मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल इज लर्निंग इवैल्यूएशन मिसमैच. व्हाट इज दिस? कि जब आप क्लासरूम्स में डेली बेसिस पे कुछ पढ़ा रहे हो, उस टाइम पे तो यू आर यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. जब बच्चों के एग्जाम देने की बारी आई, नाउ दे आर नॉट एबल टू यूज एआई, क्योंकि एग्जामिनेशन में तो ये अलाउड नहीं है. ठीक है, तो द वे दे आर बीइंग ट्रेन्ड ड्यूरिंग लर्निंग इज नॉट द सेम प्लेटफॉर्म ऑन विच दे आर इवैल्यूएटेड. इवैल्यूएशन में उन्हें सब कुछ अपनी एनालिटिकल स्किल्स सब उससे ही लिखना है. ठीक है, सो देयर इज अ डुअल एनवायरनमेंट, एक लर्निंग इवैल्यूएशन मिसमैच आ गया. दिस इज अनदर रीजन. ठीक है, फाइनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक न्यू एरिया है. गवर्नमेंट की अभी तक इस पे प्रॉपर रेगुलेशन नहीं है. ठीक है, एथिकल रेगुलेशन नहीं है. फॉर एग्जाम्पल शायद ग्रॉक है, आई एम नॉट एबल टू प्रॉपरली रिमेंबर. इसको देवर गिवन फीडबैक विद रिस्पेक्ट टू विमेन की इमेजेस, तो वो काफी ऑब्जेक्शनेबल इमेजेस भी प्रोड्यूस कर रहा था. ठीक है, तो एथिकल फ्रेमवर्क अभी भी नहीं है. इनफैक्ट दो तरह की रेगुलेशन होती है. वन इज कि आप एक टफर हैंड से रेगुलेट करो, दूसरा है कि यू गिव अ लाइटर टच. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो अभी स्टैंड है एआई को लेके वो ये है कि वी वांट लाइटर रेगुलेशन. व्हाई? बिकॉज गवर्नमेंट अभी चाहती है कि एआई को यूज जो है वो इंडिया में इंक्रीज हो. ठीक है, तो दिस इज ऑल पर्टेनिंग टू दिस आर्टिकल. इसके अलावा वन मोर इशू इज कि ये जो लैंग्वेज मॉडल्स है ये प्रोबेबिलिस्टिक है, हमेशा ही सही आंसर देंगे, इज नॉट गारंटीड. ठीक है, बट इससे फायदा क्या हुआ है कि बच्चों की जो इंस्टीट्यूशंस पे डिपेंडेंस है. फॉर एग्जांपल लेट अस से कि आप आज क्लास में कोई लेसन सुन के आए, आपको कोई डाउट आया, पहले क्या होता था, नाउ यू विल वेट फॉर द नेक्स्ट डे, यू विल गो टू योर टीचर एंड क्लियर द डाउट. राइट नाउ व्हाट यू आर डूइंग इज यू विल इमीडिएटली गो टू चैट जीपीटी, आपको आंसर्स मिल जाएंगे. तो आपका इंस्टीट्यूशन पे डिपेंडेंस कम हो गई है. ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ बेनिफिट ऑफ इट. आगे चलते हैं. इंडियाज न्यू हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नेवल मिसाइल. अब सबसे पहले ना, बिफोर वी अंडरस्टैंड दिस, आपको साइंस एंड टेक में पता होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मिसाइल एंड अ रॉकेट. क्योंकि ना साइंस एंड टेक में अगर आप देखो बड़े बेसिक सवाल पूछे जाते हैं, तो हमें वो बेसिक ही नहीं कभी कभार पता होते. ठीक है, तो रॉकेट वर्सेस मिसाइल. जो मिसाइल है इट इज अ गाइडेड वेपन. इसकी जो ट्रैजेक्टरी है, व्हाट इज ट्रैजेक्टरी, कि अच्छा मिसाइल यहां से लॉन्च की, इसका XYZ टारगेट है, एवरीथिंग इज गाइडेड. ठीक है, कि इट इज डिसाइडेड कि अच्छा ये टारगेट है, इसी हाई प्रिसिशन पे मिसाइल ने अटैक करना है. इट इज अ गाइडेड, व्हाइल रॉकेट इज अ अनगाइडेड प्रोजेक्टाइल. फर्स्ट थिंग. सेकेंड, मिसाइल्स की जो टारगेट है वो काफी प्रिसाइज होते हैं, और जो रॉकेट्स देखोगे उनका एक जनरल एरिया होता है कि अच्छा इस XYZ एरिया को आपने टारगेट करना है, अ पर्टिकुलर टारगेट इज नॉट डिफाइंड. ठीक है, नेक्स्ट, मिसाइल्स बिकॉज दे आर टारगेटेड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर एरिया, अगर इनको ऑन द वे अपना थोड़ा बहुत रूट चेंज भी करना पड़ा टू हिट दैट टारगेट, दे विल डू, डिपेंडिंग अपॉन कि रास्ते में कंडीशंस कैसी हैं. दैट इज नॉट द केस विद रॉकेट्स. रॉकेट्स एक बार फायर हो गए उसके बाद अपना टारगेट अपना पाथ जो है चेंज नहीं कर सकते. ऑब्वियसली अगर मिसाइल्स बीच में मैन्यूवर कर रहे हैं तो इनका एक्सपेंस ज्यादा होगा. ठीक है, तो मिसाइल्स आर मोर कम्प्लेक्स एंड दे आर मोर एक्सपेंसिव. फाइनली जो रॉकेट्स हैं दे आर यूजुअली सरफेस टू सरफेस, कि अर्थ के एक सरफेस से आपने रॉकेट लॉन्च किया, इट विल हिट सम अदर सरफेस. जो मिसाइल्स हैं इंडिया में ना, देयर आर अ वैरायटी ऑफ मिसाइल्स. फॉर एग्जांपल आपने नाम सुना होगा एलिमेंट्स के नाम पे, है ना, अग्नि, पृथ्वी, आकाश. तो फॉर एग्जांपल जो अग्नि है दिस इज सरफेस टू सरफेस, वाइल जो आकाश है दिस इज सरफेस टू एयर. तो जो मिसाइल्स है वो आपकी नेसेसरली सरफेस टू सरफेस हो ऐसा जरूरी नहीं है, बट रॉकेट्स सरफेस टू सरफेस होते हैं. ठीक है, अगला सवाल है वेयर आर दीज लॉन्च फ्रॉम. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ऐसा नहीं है, आप सी इंडिया की इतनी बड़ी टेरिटरी है ना, वाई इज इट कि हमारे जो लॉन्चिंग स्टेशन हैं वो ऑन द ईस्टर्न कोस्ट है. स्पेशली अगर आप उड़ीसा में देखोगे, उड़ीसा में ना देयर इज एन आइलैंड, इसको व्हीलर आइलैंड बोलते हैं. नाउ इट हैज बीन रीनेम्ड टू
It has been renamed after the former president APJ अब्दुल कलाम. अगर आप इसकी डायरेक्शन देखोगे इंडिया की ईस्टर्न कोस्ट पे है. एंड अगर आप ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हैं हम कि अर्थ की जो रोटेशन की डायरेक्शन है दैट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. अर्थ की रोटेशन का हम बेनिफिट ले सकें इसीलिए वी आर ऑलवेज टेंड टू लॉन्च आवर सैटेलाइट्स फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द कंट्री. दिस इज नॉट जस्ट एप्लीकेबल टू इंडिया. अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स देखोगे वी हैव 50 स्टेट्स इन यूएस, राइट. तो यूएस का रफली मैप ऐसे रेक्टेंगुलर सा है. लगभग यहां पे वी हैव फ्लोरिडा. तो फ्लोरिडा अगेन ईस्टर्न कोस्ट, यहां से लॉन्चिंग होती है, ठीक है. सिमिलरली जो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका की ईस्टर्न डायरेक्शन में देयर इज अ कंट्री नोन एज फ्रेंच गुयाना. उसकी लॉन्चिंग, साउथ अमेरिका की लॉन्चिंग जो है फ्रेंच गुयाना से होती है, अगेन ऑन द ईस्टर्न कोस्ट. तो वी आर ट्राइंग टू मिनिमाइज ड्रैग कि हमें अर्थ की रोटेशन का बेनिफिट मिल सके, ठीक है. देयर इज वन मोर रीजन कि यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, तो अगर लेटर से कि कोई मिसहैप होता भी है जो हमारी पब्लिक है उनको कोई डैमेज ना आए. सो दीज आर द रीजंस व्हाई ये पर्टिकुलर लोकेशन है, ठीक है. अब हम चलते हैं जो ये वाला नेवल मिसाइल लॉन्च हुआ है, ये हेलीकॉप्टर लॉन्च नेवल मिसाइल है. आइडिया क्या है, देखो एक शिप है, ठीक है. शिप से आपने हेलीकॉप्टर, शिप पे बेसिकली हेलीकॉप्टर, इट्स अ शिप बॉर्न हेलीकॉप्टर. इस हेलीकॉप्टर से हम मिसाइल्स लॉन्च कर रहे हैं. यहां से क्या होगा कि यू आर एबल टू लॉन्च मिसाइल्स फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस. आप एक सेफ डिस्टेंस से मिसाइल्स को लॉन्च कर सकते हो. इसके अलावा दे आर जस्ट टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स, वो मैं एक बार पढ़ देती हूँ. वन इज की इसमें सॉलिड प्रोपल्शन बूस्टर यूज होता है, यानी कि जो फ्यूल यूज्ड है दैट इज सॉलिड फ्यूल. काफी बार ऐसा होता है कि लिक्विड, क्रायोजेनिक यानी कि बहुत कम टेम्परेचर्स पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को कंप्रेस कर दिया जाता है, ठीक है. तो ये हो गया. एंड इट इज अ एंटी शिप मिसाइल, दैट इज. इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है. हैज बीन डेवलप्ड बाय डीआरडीओ. डीआरडीओ इंडिया की डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है. नाउ वी मूव टू कार्बन मार्केट. आपने ना यूरोपियन यूनियन का एक सुना होगा, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म. या अगर ये नहीं, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट कार्बन टैक्स. कार्बन टैक्स कैसे डिसाइड होता है कि अच्छा इसमें इतनी कार्बन की कंपोनेंट है, लेट अस से कि वी आर बर्निंग कोल, तो कोल में कार्बन की कंपोनेंट चेक की जाती है, अकॉर्डिंगली कार्बन टैक्स लेवी किया जाता है. अब दुनिया भर में हम बात कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको कंट्रोल करना है. ग्लोबल वार्मिंग का एक बड़ा कारण क्या है, फॉसिल फ्यूल्स का यूज, राइट. सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर ट्राइंग टू डीकार्बनाइज सर्टेन इंडस्ट्रीज. वो इंडस्ट्रीज फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो गई, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री हो गई, शिपिंग इंडस्ट्री हो गई, जहां पे हमें लगता है कि अच्छा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस बहुत ज्यादा है, why not go for decarbonizing these industries. तो आइडिया ये है, ठीक है. अब नेचुरली वेस्टर्न कंट्रीज इसमें काफी ज्यादा मेजर रोल प्ले कर रही है. दो अगर आप देखोगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पहले वेस्ट में हुई है, सो दे आर द पीपल जिन्होंने इनिशियली एमिशंस किए जिनका इंपैक्ट हम अभी फेस कर रहे हैं. तो अगर आप क्लाइमेट जस्टिस के एंगल से देखोगे, सो दे शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फंडिंग इट, दे शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एज वेल, ठीक है. तो अब जो यूरोपियन यूनियन है इस आइडिया के साथ आया है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म. सो इसको अगर आप वर्ड्स को समझोगे, बॉर्डर पे एडजस्टमेंट हो रही है किस चीज की, कार्बन की. सो व्हाट इज द आइडिया, लेट अस से कि इंडिया कुछ आयरन एंड स्टील एक्सपोर्ट कर रहा है विच इज वन ऑफ आवर इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट आइटम्स टू यूरोप. अब यूरोप बोलेगा कि ये जो आपने स्टील बनाई या आयरन बनाया, इसमें तो प्रोडक्शन प्रोसेस में बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हुई, सो यू हैव टू पे अ एडजस्टमेंट. आपको यहाँ पे कॉम्पेंसेशन देनी पड़ेगी एनवायरमेंट को खराब करने की. ओनली देन वी विल अलाउ दीज इंपोर्ट्स टू एंटर इन आवर कंट्री और इन आवर ट्रेड ब्लॉक. सो दिस इज व्हाट इज नोन एज यूरोपियन यूनियन कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म. अब इसमें ना ऐसा लग रहा है ऑन पेपर कि दिस इज अ वेरी फेयर सिस्टम, कि ठीक है ना. तो लेकिन अगर आप क्लाइमेट जस्टिस के पर्सपेक्टिव से देखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्टोरिकल एमिशंस वेस्ट की तरफ से हुई हैं. दूसरा
जो ये सीबीएम, वाई सीबीएम, ये क्यों यूरोपियन यूनियन लेके आया? फर्स्ट इज, अगर आप उनके लोकल प्रोड्यूसर्स देखोगे, जब वो कुछ प्रोड्यूस करते हैं तो उस पर यूरोपियन यूनियन कार्बन टैक्स लेता है। तो अगर बाहर के प्रोडक्ट्स यूरोपियन यूनियन में बिना कार्बन का टैक्स पे किए आएंगे, नेचुरली वो सस्ते होंगे, तो यूरोप के डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को नुकसान पड़ेगा। ठीक है, दिस इज हाउ इट इज ट्राइंग टू क्रिएट अ लेवल प्लेइंग फील्ड। दिस इज ऑल्सो नोन एज, इस फिनोमिना के कारण जो हम प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, इट इज कार्बन लीकेज। कार्बन लीकेज क्या है? अगर ये कार्बन टैक्स या कार्बन पे किसी तरीके का कॉम्पेंसेशन अगर थ्रू आउट दी वर्ल्ड नहीं लागू होगा, तो क्या होगा? कुछ ऐसी कंट्रीज होगी जहां पे टैक्स लग रहा है, कुछ ऐसी कंट्रीज होगी जहां टैक्स नहीं लग रहा, तो नेचुरली जो प्रोडक्शन है वो कहां शिफ्ट हो जाएगी? जहां टैक्स नहीं लग रहा। दिस इज नोन एज कार्बन लीकेज। इस चीज को रोकने के लिए वी आर इंश्योरिंग कि अच्छा, यूरोपियन यूनियन में जो बाहर से इंपोर्ट्स आए, दे शुड ऑल्सो पे कॉम्पेंसेशन। सेम ही चीज इकोनॉमिक्स में भी होती है। आपने सुना होगा टैक्स हेवंस, है ना? टैक्स हेवंस क्या होते हैं? कि कंपनीज अपना बेस वहां पे शिफ्ट कर लेती हैं जहां पे टैक्सेस कम है, सो दैट दे कैन सेव ऑन द पेमेंट ऑफ टैक्सेस। तो ये जो आर्बिट्रेज बोलते हैं हम इसको, कि आपका डिफरेंशिएशन नहीं होनी चाहिए, कि लगभग रूल्स ग्लोबली सेम होने चाहिए। नाउ इस साल जनवरी 1 से सीबीएम केम इनटू इफेक्ट। तो इसके विद रिगार्ड इंडिया का स्टैंड है वो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप प्रोडक्शन प्रोसेस देखोगे, यूरोपियन यूनियन अपने जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको बहुत ज्यादा सब्सिडाइज करता है। ऐसी सब्सिडीज इंडिया की गवर्नमेंट नहीं अपने प्रोड्यूसर्स को दे पाती है। ठीक है, तो यहां पे तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं क्रिएट हुई। इसके अलावा विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड वी हैव अ बॉडी नोन एज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। डब्ल्यूटीओ से पहले क्या थी? गैट, ऑल्सो नोन एज जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स। गैट की प्रोविजंस के अकॉर्डिंग आप अपने प्रोड्यूसर्स को बचाने के लिए, उनको शील्ड करने के लिए इंटरनल चार्जेस नहीं लगा सकते। तो ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है, कि अब जो सीबीएम है, आप अपने प्रोड्यूसर्स को तो इतना सब्सिडाइज्ड प्रोडक्शन दे रहे हो, तो बाहर की कंट्रीज है, फॉर एग्जांपल इंडिया, वो तो अपने प्रोड्यूसर्स को इतनी सब्सिडी नहीं दे पा रही हैं, तो नेचुरली हम डिसएडवांटेज पे हो जाएंगे। सीबीएम की कोई इंडिया को लेके एग्जेम्पशन नहीं है। इंडिया के जो गुड्स जाएंगे उनको भी सीबीएम पे करना पड़ेगा। प्लस जो सीबीएम से रेवेन्यू आएगा, दैट विल ओनली बी टेकन केयर ऑफ बाय यूरोपियन यूनियन। उस रेवेन्यू की शेयरिंग नहीं होगी बाकी कंट्रीज के साथ। अगर आपने ना क्लाइमेट की डिबेट्स फॉलो की है, तो हम क्या बात करते हैं, हमने एक फंड क्रिएट किया हुआ है। इस फंड में ऑब्लिगेशन है किसके ऊपर? डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर। दे हैव टू कंट्रीब्यूट 100 बिलियन यूएस डॉलर्स पर ईयर। वाई सो? सो दैट ये जो फंड है, जो कंट्रीज डेवलपिंग स्टेज में है, उनको हेल्प आउट कर सके टेक्नोलॉजी डेवलप करने में। ठीक है, फॉर एग्जांपल सोलर पैनल्स डेवलप करने हैं, तो इंडिया को बेनिफिट हो सके। बट इसमें कॉन्ट्रीब्यूशंस प्रॉपरली नहीं हो पा रही है। एट द सेम टाइम यूएस जैसी कंट्रीज है, दे हैव विथड्रॉन फ्रॉम द डिबेट ऑल टुगेदर। उनके अकॉर्डिंग क्लाइमेट चेंज हो ही नहीं रहा है। तो ये जो रेवेन्यू अगर यूरोपियन यूनियन के साथ पास ही रहेगा, सीबीएम का रेवेन्यू, तो क्वेश्चन इज, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सीबीएम का रेवेन्यू शेयर होना चाहिए कंट्रीज के बीच में। ठीक है, टू एंश्योर क्लाइमेट जस्टिस। तो ये एक इशू है। अगर आप इंडिया में देखोगे, इंडिया में भी देयर आर सर्टेन मैकेनिज्म्स। फॉर एग्जांपल वी हैव कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। व्हाट इज कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम? ये इंडस्ट्री 1 है, ये इंडस्ट्री 2 है। दोनों को बोला गया है कि यू कैन ओनली एमिट 50 टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और 50 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लेट अस से कि इंडस्ट्री 1 70 टन्स कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर देती है, यानी कि इसने अपनी लिमिट ब्रीच कर दी। ऑन द अदर हैंड जो इंडस्ट्री 2 है, ये सिर्फ 30 टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करती है, तो इट हैज सेव्ड ऑन एमिशंस, राइट? अब इंडस्ट्री 1 को इंडस्ट्री 2 से क्या बाय करना पड़ेगा? कार्बन क्रेडिट्स बाय करने पड़ेंगे। तो इट विल हैव टू पे टू इंडस्ट्री 2।
ये जो सॉर्ट ऑफ एक कॉम्पेंसेशन है कि मैंने 20 टन एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन की, तो आई विल गेट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम यू एंड आप जो है मेरे से पैसा ले लो उस चीज का, ठीक है। दिस इज व्हाट इज नोन एज कार्बन ट्रेडिंग स्कीम। तो इंडिया में कुछ इंडस्ट्रीज पे दिस इज एप्लीकेबल, फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। एट द सेम टाइम यूरोपियन यूनियन ने ये भी बोला है, फॉर एग्जांपल अगर उस XYZ इंडस्ट्री ने अपनी ही कंट्री में कोई कार्बन ट्रेडिंग की है या फिर किसी कार्बन पे टैक्स पे किया है, देन दैट विल नॉट बी डबल काउंटेड, फिर आपको CBAM के अंडर टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अब ना देयर वाज एन आर्टिकल इन द हिंदू जिसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली गई थी, विच इज की व्हाट इंडिया शुड डू एज अ रिजल्ट, हमें इस CBAM को यानी कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को IBAM में कन्वर्ट कर देना चाहिए, इंडिया बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। कि यूरोपियन यूनियन ने क्या बोला कि अच्छा अगर आपने अपनी कंट्री में पे किया देन डोंट पे अस, राइट। सो वी शुड लेवी कि जो हमारे एक्सपोर्ट्स जा रहे हैं हम उन पे टैक्सेस लेवी करें, उस टैक्सी से जो पैसा आएगा उसको इंडिया ग्रीन ट्रांजिशन में लगाए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लगाए, है ना, देन ग्रीन स्टार रेटिंग में लगाए, ग्रीन राइज बिल्डिंग्स में लगाए, दैट इज द आइडिया। ये एक है। एट द सेम टाइम दिस इज ऑल्सो अ चांस। किस चीज का चांस है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम कार्बन ट्रेडिंग किस करेंसी की बेस पे कर रहे हैं? वी कैन ट्रेड इट ऑन द इक्विवेलेंट करेंसी ऑफ यूरोस, ठीक है। तो यूरोस के साथ हम बेंचमार्क कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग मैकेनिज्म को। इसके अलावा जो हमारी कंप्लायंस रेटिंग्स है, फॉर एग्जांपल इंडिया में ग्रीन हाउसिंग को प्रमोट करने के लिए, व्हाट इज ग्रीन हाउसिंग? लेट अस से कि आपने शहर में न्यू हाउस बनाया है, नाउ उस सिटी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग यू हैव टू कंपल्सरीली हैव रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो ये सब ग्रीन हाउसिंग के अंडर है। इसके अकॉर्डिंग यू आर गिवन अ ग्रह रेटिंग। तो जो हमारी रेटिंग मैकेनिज्म्स हैं उनको एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म भी मिलेगा टू बी रिकॉग्नाइज्ड, दे कैन बी सर्टिफाइड कि अच्छा ग्रह रेटिंग इज सर्टिफाइड बाय दिस यूरोपियन यूनियन की ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक उस चीज का भी चांस है। बट जो हमारे स्मॉल ट्रेडर्स हैं दे विल बी एट अ लॉस, जो छोटे एक्सपोर्टर्स हैं दे वोंट बी एबल टू कंप्लाई विद इट। एट द सेम टाइम एक और बात बोली जा रही है, ग्लोबल एनवायरमेंटल गवर्नेंस। इसकी जब हम बात करते हैं तो इंडिया इज नॉट मेकिंग रूल्स, वी आर टेकिंग रूल्स, कि हम सिर्फ रूल के फॉलोअर बन गए, वी आर नॉट एबल टू सिट एट द टेबल एंड मेक रूल्स। अब जब यूरोपियन यूनियन रूल्स बनाएगा तो नेचुरली इसी के सॉफ्टवेयर हम यूज करेंगे अकाउंटिंग के लिए, जब इसी के सॉफ्टवेयर यूज करेंगे तो डाटा के इश्यूज भी रहेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाटा सोवरेनिटी, ठीक है। तो ये सारे इश्यूज भी इसके साथ इंक्लूडेड है। देन देयर इज वन अनदर कॉन्सेप्ट जो कि क्लाइमेट डिबेट्स में ऑफन आप सुनोगे, CBDR। CBDR का ना बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, इसको ऐसा समझो कि आप रोड पे जा रहे हो, मे बी यू आर ड्राइविंग अ बाईसाइकिल, अब कोई ट्रक भी पास से जा रहा है, ट्रक इज अ हैवी ड्यूटी व्हीकल, ट्रक ज्यादा एमिशन कर रहा है बट आप साइकिल पे हो, नुकसान आपको ज्यादा हो रहा है, नुकसान आपकी हेल्थ का ज्यादा हो रहा है, विच मीन्स यू आर एट द रिसीविंग एंड ऑफ दिस होल क्लाइमेट थिंग, है ना। तो क्लाइमेट जस्टिस नहीं इंश्योर हो रहा है। सिमिलरली जब से एमिशंस हुई हैं जिसके कारण आज ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, बट ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबकी बराबर नहीं है। देयर इज अ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल, व्हाई? बिकॉज एनवायरमेंट को हम क्या बोलते हैं, इट इज अ कॉमन गुड, है ना, कि सबकी एनवायरमेंट किसी एक कंट्री का नहीं है। अगर लेट अस से कि किसी XYZ स्टेट में स्टबल बर्निंग हो रही है तो आसपास वाली स्टेट्स भी इंपैक्ट होंगी, ठीक है। तो एनवायरमेंट तो सबका है, बट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सबकी बराबर नहीं है। अगर वेस्ट ने अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन में ज्यादा कार्बन बर्न किया, ज्यादा कोल बर्न किया, तो नेचुरली उनके ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है किस चीज की, टेक्नोलॉजी की और फंडिंग की, ठीक है। तो CBDR को भी हमें इस जो यूरोपियन यूनियन का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है उसमें हमें CBDR ब्रीच ना हो इसका भी ध्यान रखना है। नाउ वी मूव ऑन टू अनदर टॉपिक। कल ना हमने जो न्यूक्लियर का इशू किया था विद रिस्पेक्ट टू की डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है ना, तो उसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है उसको देख लेते हैं, बिकॉज दिस हैज बीन इन न्यूज। इस सिंपल से डायग्राम से समझ लग जाएगा। ऑन टॉप वी हैव एटॉमिक एनर्जी कमीशन,
इसके अंडर आते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड वी हैव एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। किस चीज की बात कर रहे हैं? रेगुलेटरी बोर्ड। आपके ना GS2 में मेंस के एग्जाम में देयर इज अ टॉपिक जिसमें स्टैट्यूटरी बॉडीज, रेगुलेटरी बॉडीज मेंशन्ड है। तो ये एक बड़ा अच्छा एग्जांपल बन सकता है जहां पे आप बता सकते हो कि रेगुलेटरी बॉडीज के क्या क्या इश्यूज आते हैं। तो ये जो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड है, इसका काम क्या है? टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ जितना भी हमारा न्यूक्लियर के पावर प्लांट्स हैं, उनके ऑपरेशंस हैं, सेफ्टी मेजर्स हैं, उन सब का रेगुलेटरी बॉडी कौन है? AERB। एंड ऑन द अदर हैंड वी हैव डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। न्यूक्लियर पावर के स्टार्ट होने से लेके एंड प्रोसेस तक सारे ऑपरेशन को कौन ओवरसी करता है? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो रेगुलेटरी बोर्ड का काम है ये चेक करना कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी सही से काम कर रहा है कि नहीं। बट डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड अपने ही फाइनेंस के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी पे डिपेंड करता है। इसका क्या मतलब हुआ कि मैंने तुमको रेगुलेट करना था और तुम पे ही मैं फाइनेंस के लिए डिपेंडेंट हूं, तो या तो मैं प्रॉपरली रेगुलेट नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो दिस इज व्हाट हैज बीन दी, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये चीज इंडिया में देयर इज अ बॉडी बाय द नेम ऑफ CAG विच इज नोन एज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये जो CAG है, इन्होंने भी इस चीज को पॉइंट आउट किया है कि नॉट एवरीथिंग हैज टू बी इन द हैंड्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। अब जो हमने कल की वीडियो में शांति एक्ट की बात की थी, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट ये जो AERB है, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, दिस हैज बीन गिवन अ स्टैट्यूटरी स्टेटस। तो अभी इसको, इसकी इंडिपेंडेंस को हम मेंटेन करने की बात करें, दैट इज 1 पॉइंट। ये एक डिबेट है, ठीक है। इसके अलावा वी हैव मिनिस्ट्री ऑफ पावर। मिनिस्ट्री ऑफ पावर कहती है कि मुझे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को रेगुलेट करना है। तो नाउ व्हाट द गवर्नमेंट इज डिसाइडिंग, हमने ना पिछली वीडियो में बात की थी कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्टर्स, है ना, इंडिया में। अब हम क्या कर रहे हैं? कोशिश कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स और लाइट वाटर रिएक्टर्स को हम लेके आए। तो व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग कि ये जो नए वाले रिएक्टर्स हैं, इनको तो आप मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर डाल दो, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर है, दे कैन स्टे अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो ये सारा इश्यू था जो कि आपके एक्सप्लेन सेक्शन में था, ठीक है। नाउ वी आर लेफ्ट विद जस्ट सम स्मॉल टॉपिक्स, इनको ब्रीफली देख लेते हैं। सोचा ना, इस सीरीज में हम द हिंदू भी कवर कर रहे हैं और इंडियन एक्सप्रेस भी कवर कर रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि कहां पे बेटर न्यूज इलैबोरेटली एक्सप्लेन की होती है। सो यू कैन रिलाई ऑन दिस फॉर बोथ द न्यूज़पेपर्स, ठीक है। आई जस्ट वांटेड टू मेंशन दैट। इंडिया में हिस्टोरिकली हमें पता है कि ट्राइबल्स के राइट्स प्रोटेक्टेड नहीं रहे। 2005 या 6 में एक एक्ट आया विच इज नोन एज फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। अंडर दिस एक्ट 2 types of rights were given, individual rights and community rights. Individual rights कैसे हो गए? right to habitation, कि मुझे इस फॉरेस्ट एरिया में रहने का हक है, ठीक है। Why? Because tribals की जो way of life है, that is very much in sync with forest, ठीक है। Then we have community rights. Community rights कैसे हो गए कि जी मेरा ऑक्यूपेशन तो बहुत ज्यादा फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है, मुझे तो फॉरेस्ट पे कलेक्शन राइट्स चाहिए, हमें एज अ ट्राइब फॉरेस्ट में कलेक्शन राइट्स चाहिए, वी हैव टू कलेक्ट हनी, वी हैव टू कलेक्ट महुआ फ्लावर्स, है ना। तो ये सारी चीजें आती हैं आपकी कम्युनिटी राइट्स में। एट द सेम टाइम हम बात करते हैं ग्रेजिंग राइट्स की। काफी ऐसे इंडिया में ट्राइब्स हैं जो अभी भी नोमैडिक है, who live a pastoral lifestyle and they have to feed their cattle और sheep या जो भी है ना। तो उनको फीड करने के लिए they want access to grazing lands, तो FRA के अंडर ग्रेजिंग राइट्स भी अवेलेबल है। Why this issue has been in news is क्योंकि ना एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी थी जिसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हेड करते हैं, इन्होंने क्या किया, FRA की प्रोविजंस को ध्यान में नहीं रखा। कौन सी प्रोविजन को? अकॉर्डिंग टू FRA आप किसी भी एरिया से
ट्राइबल्स को एविक्ट नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस आपका जितना भी वेरिफिकेशन और रिकॉग्निशन का प्रोसीजर है वो कंप्लीट नहीं हुआ। तो आप राइट्स को वेरीफाई करो, राइट्स को रिकॉग्नाइज करो। जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा एंड देन यू कम टू नो कि अच्छा दिस पर्सन इज नॉट ऑथोराइज्ड टू लिव हियर, तब आप बोल सकते हो कि दिस XYZ ट्राइब हैज टू लीव दिस एरिया और एविक्ट दिस एरिया। एक तो ये वाली प्रोविजन ब्रीच हुई, ठीक है। एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये जो काफी डिस्ट्रिक्ट लेड बॉडीज है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की बॉडीज है जिसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हेड करते हैं, दे आर नॉट टेकिंग इनटू अकाउंट कि जी FRA में ग्रेजिंग राइट्स की भी प्रोविजन है, FRA में ये भी प्रोविजन है कि यू कैन नॉट गो फॉर एविक्शन। एविक्शन की इतनी बात क्यों हो रही है? क्योंकि ट्राइबल्स में ना अक्सर इशू रहता है डिस्प्लेसमेंट का। वाई? बिकॉज यहाँ पे हम प्रोजेक्ट्स लगाते हैं, माइनिंग प्रोजेक्ट्स, डैम्स, है ना, तो जिससे सबमर्जेंस हो जाती है। देयरफॉर ट्राइबल पीपल हैव टू लीव देयर होम्स, देयरफॉर एविक्शन का इशू हमेशा बना रहता है। ट्राइबल्स में ही एक और न्यूज थी। तो अभी ना आपके जैसे GS2 में एक टॉपिक है कि जी जो हमारे वल्नरेबल सेक्शंस है, व्हाट आर द इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू वल्नरेबल सेक्शंस, तो ये सब आप इश्यूज वहां पे भी मेंशन कर सकते हो। ओडिशा में certain tribal groups, they were protesting a mining project. As a result, they were imprisoned. अब imprisoned हो गए हैं तो naturally bail की provisions भी होगी। When they were given bail, तो local police stations ने इनको बोला कि you have to clean police station for XYZ days. अब ये क्या है? इनकी human dignity के ऊपर अटैक है, ठीक है। एज अ रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा की कोर्ट्स को बोला कि यू कैन नॉट पुट सच बेल कंडीशंस ऑन आदिवासीज। नेक्स्ट न्यूज है, इस न्यूज में क्या नाउ आपको पता होगा, वी हैव द इशू ऑफ एसिड अटैक्स इन इंडिया। एसिड अटैक्स के कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट हैज सेड कि जो लोगों को, नॉट जस्ट द पीपल हु फेस एसिड अटैक्स, इवन वो लोग जिनको फोर्सिबली एसिड इंजेस्ट करवाया जाता है, इवन दे आर कवर्ड अंडर राइट ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज एक्ट। तो ना सिर्फ जिनके ऊपर एसिड गिरा गया है, बट जिनको एसिड कंजेस्ट भी करवाया जाता है, इवन दे आर कवर्ड अंडर राइट ऑफ पीपल्स विद डिसेबिलिटी। ये सुप्रीम कोर्ट ने कौन से सेक्शन के अंडर किया या कौन से आर्टिकल के अंडर? वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 142 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 142 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है टू डू कंप्लीट जस्टिस। जब सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि इस एरिया में लेट अस से कि लेजिस्लेटिव वैक्यूम है, लेजिस्लेचर ने अभी तक कोई स्टेप नहीं लिया है, तो सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू डू कंप्लीट जस्टिस इन दैट एरिया। ये पहली बार नहीं यूज हुआ। शायद आपने सुना होगा कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट सेड कि जो हमारे हाईवेज है, हाईवेज ना अगर आप देखोगे काफी ज्यादा एक्सीडेंट प्रोन रहते हैं। इंडिया में जितनी भी रोड्स हैं, जितनी भी सड़कें हैं, नेशनल हाईवेज अकाउंट फॉर ओनली 2% ऑफ रोड्स, लेकिन एक्सीडेंट्स कितने होते हैं? 30%। ओवर स्पीडिंग इज वन ऑफ द इश्यूज। अपार्ट फ्रॉम इट, हाईवेज के साइड्स पे लिकर वेंड्स होते थे। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ साल पहले इसी आर्टिकल को यूज करके बोला था कि दिस लिकर वेंड्स हैव टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द हाईवेज, ठीक है। सो यहाँ पे भी यूज हुआ। नॉट जस्ट दैट, 1984 में भोपाल में गैस ट्रेजेडी हुई थी, उनके विक्टिम्स को कॉम्पेंसेशन देने के लिए भी इस आर्टिकल को यूज किया गया। सो ये जो आर्टिकल है न्यूज में रहता है विद रिस्पेक्ट टू कंप्लीट जस्टिस बाय सुप्रीम कोर्ट। लास्ट देयर इज जस्ट वन स्मॉल थिंग विच इज की ट्रांसजेंडर्स। अगेन स्कीम्स किस तरीके से इंप्लीमेंट होती है वो आपको यहाँ पे समझ लगेगा। तो व्हाट पीपल आर डूइंग इज, इन ऑर्डर टू क्लेम quota benefits in jobs as well as educational institutions, they are faking the certificates of transgenders. So ये आपको थोड़ा बहुत इशू पासिंग रेफरेंस में पता होना चाहिए, so that maybe you can use it as an example in your answers. So that is it for today. If you have any feedback with respect to today's session, please feel free to comment that in the chat box. Okay, thank you so much.